ठीक है, तो देखो हम लोग 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नहीं हुआ तो फिर आपको बताऊंगा। ठीक है। हेलोजन डेरिवेटिव पढ़ रहे थे, हेलोजन डेरिवेटिव, ठीक है। तो ध्यान से देखो, तो हम लोग प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन्स पढ़ रहे थे, प्रिपरेशन मेथड, ठीक है। तो नेक्स्ट है ऑफ हेलो एल्केन, मतलब आरएक्स को कैसे बनाते हैं हेलो एल्केन। तो नेक्स्ट है बाय यूजिंग थायोनाइल क्लोराइड, अल्कोहल है ROH, ठीक है। तो उसमें डालना है थायोनाइल क्लोराइड या सल्फ्यूराइल क्लोराइड भी बोलते हैं इसको, सल्फ्यूराइल क्लोराइड, ठीक है, या थायोनाइल क्लोराइड, ठीक है। तो ये भी क्या देता है, ये OH को निकाल देगा, उसके जगह पे क्लोरीन आ जाएगा, तो ये बन जाएगा क्लोरो एल्केन, क्लोरो एल्केन, और बाहर आएगा सल्फर डाइऑक्साइड और HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो इस तरह से भी बना सकते हैं। और नेक्स्ट है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, मार्कोनिको रूल्स करके, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। तो इसमें देखो, अगर मैं डबल बॉन्ड यूज करता हूँ तो ये क्या हो गया, इथीन हो गया, ठीक है। इसमें अगर मान लीजिए HBr यूज करता हूँ तो ये Br माइनस होता है, ये प्लस, और ये अगर दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दूंगा तो ये कार्बन माइनस हो जाएगा और ये प्लस, इसका इलेक्ट्रॉन चला गया ना इसलिए प्लस, तो ये प्लस के पास क्या आएगा, Br माइनस अटैच होगा और H यहाँ पे अटैच होगा, ठीक है। तो देखो H2C, ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, ये माइनस, माइनस को कौन अट्रैक्ट करता है, प्लस, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, पहले से H2 है और यहाँ पे Br आ जाएगा, Br माइनस H प्लस के पास, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ब्रोमो इथेन ना, एक ब्रोमीन और दो कार्बन है, तो ये ब्रोमो इथेन बन गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड है फ्लिंटन रिएक्शन, एक्सचेंज ऑफ आयंस को बोलते हैं। नेक्स्ट थर्ड टाइप है हेलो एक्सचेंज, हेलोजन एक्सचेंज, एक्सचेंज, ठीक है। तो हेलोजन एक्सचेंज में क्या है, यहाँ पे मैं यूज करूंगा RCl क्लोरो एल्केन, यहाँ पे आता है सोडियम आयोडाइड NaI। तो देखो ये फिक्स है तुम्हारा, ये फिक्स रहेगा, ठीक है। तो ये आयोडीन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है 7, तो ये माइनस, ये सोडियम प्लस, ये क्लोरीन माइनस, ये प्लस, तो ये प्लस के पास कौन आएगा, I, और ये इसके पास आएगा, तो क्या मिलेगा Ri प्लस NaCl, ठीक है ना। ये माइनस इस R के पास आ गया, तो देखो ये तुम्हारा फिक्स है ना। इस रिएक्शन का एक नाम है फ्लिंटन रिएक्शन, ये मेरे को इंटरव्यू में पूछा था। तो फ्लिंटन रिएक्शन क्या है, एक्सचेंज ऑफ आयंस, क्लोरीन निकला आयोडीन आया ना, देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मतलब नीचे वाला एलिमेंट जो है ऊपर वाले को डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है ना। तो इसका एक पर्टिकुलर नाम है, तो ये याद रखना, फ्लिंटन रिएक्शन है, फ्लिंटन रिएक्शन, इसको एक्सचेंज ऑफ आयंस बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह से एक और है, उसमें हम लोग फ्लोराइड यूज करते हैं, तो उसको स्वार्ट्स रिएक्शन बोलेंगे, जैसे RCl हो गया प्लस AgF हो गया, ठीक है। तो ये F माइनस Ag प्लस, ये माइनस, ये प्लस, तो ये फ्लोरीन यहाँ पे अटैच होगा और Ag यहाँ पे अटैच होगा, तो RF बनेगा और बाहर AgCl आएगा, ठीक है। तो ये PPT के फॉर्म में बनता है। तो जब फ्लोरीन यूज करेगा, दूसरे को रिप्लेस करेगा, तो उसको बोलते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन, इसको बोलते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन, ठीक है। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है दोनों, सबसे ज्यादा तो फ्लिंटन रिएक्शन बोलते हैं, ये 12th बोर्ड में आएगा। चलो लिख लो, फिर मैं नेक्स्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बेंजीन लिखेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल मतलब पॉजिटिव चार्ज को बोलते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इलेक्ट्रोफाइल मतलब पॉजिटिव, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो देखो, तो अगर मैं बेंजीन के ऊपर, ये बेंजीन है, ठीक है, इसके ऊपर हाइड्रोजन की जगह पे CH3 ले लेता हूँ, मिथाइल ग्रुप, तो ये होता है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव। ये क्या होता है? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव। तो ऑर्थो पैरा क्या होता है पहले वो सुन लो। यहाँ से काउंटिंग चालू करता हूँ, 1 2 3 4 5 6। तो सेकंड को क्या बोलते हैं? ऑर्थो। इसको बोलते हैं मेटा। इसको क्या बोलते हैं? पैरा। 4 नंबर को। फिफ्थ को क्या बोलते हैं? फिर मेटा। ये क्या बोलते हैं? ऑर्थो। तो ऑर्थो को डिफाइन करना है तो 2 और 6 को क्या बोलते हैं? ऑर्थो। बराबर है। 3 और 5 को क्या बोलते हैं? मेटा। 3 और 5 को क्या बोलते हैं? मेटा। 1 और 4 को क्या बोलेंगे? पैरा। 1 and 4 इज पैरा। बराबर है। तो ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव होता है, मतलब ब्रोमीन यहाँ पे ऐड होगा। अगर मैं इसके साथ रिएक्शन करूं तो देखो, तो ये CH3 है, यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ ब्रोमीन। तो ब्रोमीन गैस का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं यूज करूंगा कैटलिस्ट आयरन। Fe को क्या बोलते हैं? आयरन। तो ये डार्क में करना है, लाइट नहीं चाहिए। तो अगर मैं दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दूंगा, इस ब्रोमीन को, तो ये माइनस बनेगा, ये क्या बनेगा? प्लस, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन चला जाएगा ना। देखना है तो ऐसे देखो, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया तो माइनस ना, इसका चला गया इलेक्ट्रॉन तो प्लस। सिंपल है। तो प्लस को क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोफाइल, केमिस्ट्री लैंग्वेज में, जिसको कटायन भी तुम लोग बोलते हो ना, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। और जो माइनस को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल। क्या क्लियर है? तो पहले मैं एक करके बताता हूँ। यहाँ पे हाइड्रोजन है, हर एक कार्बन के पास हाइड्रोजन है, बराबर ना। तो देखो, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, कार्बन है यहाँ पे, तो कार्बन के पास 4 है। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसके पास है? कार्बन के पास। तो इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा ये, तो ये बनेगा माइनस, ये क्या बनेगा? प्लस। तो ये माइनस को कौन अट्रैक्ट करेगा? प्लस। और ये प्लस कहाँ जाएगा? सही है ना, कुछ नहीं कर रहा हूँ, प्लस माइनस कर रहा हूँ। तो आंसर क्या मिलेगा तुम्हें? ये CH3 यहाँ पे क्या था? माइनस। तो ये माइनस के पास ये Br प्लस आएगा ना, समझा? देखो, माइनस के पास ये Br प्लस आएगा और H, और ये मिलकर क्या देगा? HBr। यहाँ तक क्लियर है? तो ये पैरा पे आया ना, ऑर्थो पे भी आएगा। देखो क्या लिखा? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव। तो ये पैरा पोजीशन है, 4 नंबर पैरा है ना, तो ऑर्थो पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ऑर्थो पे करोगे तो कैसे आएगा बताओ? इसी में भी लिख सकते हो, ठीक है, यहीं पे लिख दो। तो यहाँ पे CH3 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा? Br, क्योंकि यहाँ पे भी सेम होगा। ये क्या होगा? प्लस, और ये क्या होगा? माइनस। तो माइनस के पास ये ब्रोमीन प्लस जाएगा ना, समझा? और एक और HBr आ जाएगा, समझा? तो इसका नाम भी है पैरा ब्रोमो टोल्यूम। E फॉर पैरा, Br फॉर ब्रोमो और टोल्यूम। और ये क्या है? ऑर्थो ब्रोमो टोल्यूम, समझा? उसी तरह से अभी नेक्स्ट करेंगे हम लोग सैंड में रिएक्शन। तो ये अपने को नहीं है, बाद में करना है, ठीक है। यहाँ तक लिखो। देखो, प्रिपरेशन मेथड सिखा दिया हूँ। अभी हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। कल बताया था ना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 चीज ही पढ़ते हैं, पहले प्रिपरेशन, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज, फिर यूजेस। तो हम लोग का प्रिपरेशन हो गया पढ़ के, ठीक है। तो अभी पढ़ेंगे हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड RX ना, समझा? तो फर्स्ट देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड, इसमें क्या आएगा? ये पोलर नेचर शो करेगा थोड़ा। तो फर्स्ट क्या है? नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। नेचर ऑफ इंटर
मोलिकुलर फोर्सेस। ठीक है, तो देखो Rx है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होता है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये माइनस बनेगा, ये क्या बनेगा प्लस ना, तो ये पोलर नेचर दिखाएगा। पोलर नेचर मतलब जो प्लस माइनस थोड़ा दिखाता है उसको पोलर नेचर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट देखो, इसमें क्या बोलता है, साइज ऑफ हेलोजन एटम इंक्रीजेस फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन, हेंस CH बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। तो देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें देखो 9 एटॉमिक नंबर है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2, 7 सेकंड ऑर्बिट में, इसमें कितना है 17, 2, 8, 7, तो ये 3 ऑर्बिट बनेगा। तो डाउन द ग्रुप जा रहे तो साइज बढ़ रहा है ना एटम का, तो यही बोलता है कि अगर साइज इंक्रीज हो रहा है तो लेंथ भी इंक्रीज होगा एटम का। तो ये लिख लो, साइज ऑफ हेलोजन एटम increases down the group from fluorine to iodine। ठीक है, hence CH bond length increases, hence CH bond length increases। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ जितना दूर होगा, जैसे कार्बन और आयोडीन में इतना लेंथ है और कार्बन और फ्लोरीन में पास पास में है, तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ना, ये क्या होगा वीक होगा। तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज है, साइज बढ़ेगा, तो समझा ना, दूर बढ़ेगा, दूर दूर रिश्ता रहेगा तो वीक बॉन्ड है ना, उसी तरह से ये पास में तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो इसका नेक्स्ट कंक्लूजन क्या लिख सकता हूँ, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, CH बॉन्ड strength decreases। ठीक है, with an increase in size of halogen, size of halogen। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, तो इसकी वैल्यू भी दिया है, याद नहीं करना अपने को, तो बॉन्ड लेंथ का बुक में दिया है, तो देखना है तो ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे CH3F का, इसकी वैल्यू कितनी दिया है 139, CH3Cl का यह 178, CH3Br का कितना दिया है 193, तो देख सकते हो बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है ना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल हैलाइड्स आर considerably higher than those of corresponding alkane due to higher polarity and higher molecular mass। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि डाउन द ग्रुप जाते हैं तो मास भी बढ़ता है ना। इसका कितना होगा, इसका कितना होता है ना, 9 ये 18 होता है, इसका 35.5 होता है, तो देखो मास भी बढ़ रहा है ना डाउन द ग्रुप जाते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो इसमें लिखना है तो लिख लो, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या होगा, RI, फिर RBr, फिर RCl, फिर RF। ठीक है, तो ये तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हो जाएगा। और कार्बन भी बढ़ाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसमें सब में R सेम है ना, तो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट नीचे वाले का, तो कार्बन की मात्रा भी बढ़ाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट राइजेस विद इंक्रीज इन कार्बन नंबर, तो ये भी लिख लो, बॉइलिंग पॉइंट राइजेस विद इंक्रीजिंग कार्बन नंबर, कार्बन नंबर। ठीक है, तो देखो CH3 याद नहीं करना, बस ऑब्जर्व करो, इसका दिया है 248.8, तो एक कार्बन बढ़ा देता हूँ, CH3, CH2, Cl, Cl फिक्स रखता हूँ तो 285.5 हो जाता है।
फिर CH3 CH2 CH2 Cl, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 320.0 हो जाता है। एक और बढ़ा दूंगा, 4 हो गया, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। इसका ये 351.50, तो ऑब्जर्व कर सकते हो ना। तो ये जो स्टेटमेंट लिखा हूँ करेक्ट है ना। तो अगर ऐसा दिया है MCQ में और पूछेगा बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, तो जिसमें ज्यादा कार्बन है, देखो इसमें 4 कार्बन है, इसमें 3 है, तो समझो तो बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा, क्योंकि इसका मास भी तो ज्यादा है ना। समझा, लिख लो यहाँ तक, फिर आगे बताता हूँ। ठीक है, तो देखो बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है ना। बॉइलिंग पॉइंट तो ये डिक्रीज होगा जब ब्रांचिंग करोगे तब। बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस व्हेन ब्रांचिंग इंक्रीजेस। ब्रांचिंग इंक्रीजेस इसका मतलब समझाता हूँ। जैसे देखो CH3 CH2 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 लिया, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा, क्योंकि एरिया ज्यादा कवर कर रहा है ना। ठीक है, तो इसका अगर मैं ब्रांच कर दूं, जैसे CH3 CH, एक यहाँ पे CH3 ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे CH2 APR, तो देखो इसका एरिया कम हो गया थोड़ा, और कम करते हैं। CH3 C CH3 CH3 4 हो गया, 1 2 3 4 5, ये 4 था ना, तो ये कम कर दो, और कम होगा ना एरिया इसका, एक कार्बन ज्यादा डाल दिया, तो यहाँ तक हो गया। ठीक है, तो अभी देखो 4 हो गया यहाँ पे Br, तो सबसे कम इसका देखो और एरिया कम हो गया ना, तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, इसका, क्योंकि ब्रांचिंग हो गया ना और एरिया कम ऑक्युपाई कर रहा है, इसलिए। तो देखो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज विद ब्रांचिंग इंक्रीजेस लिख दिया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद देखो सोलुबिलिटी। सोलुबिलिटी मतलब पानी में कितना घुलता है ये। सोलुबिलिटी, एल्काइल हैलाइड पानी में कैसे घुलेगा, कितने अमाउंट तक घुलेगा। ठीक है, ये पोलर इन नेचर है ना। देखो Rx, इस पे डेल्टा माइनस है, इस पे डेल्टा प्लस। डेल्टा माइनस प्लस को क्या बोलते हैं, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। पार्शियल नेगेटिव चार्ज, समझा। तो जिसपे प्लस माइनस होता है तो लगता है कि ये पोलर है। पोलर बोले जैसे HCl है, तो ये पोलर है, तो ये पानी में घुल जाता है ना। कोई भी पोलर कंपाउंड पानी में घुल जाता है। ठीक है, जैसे HCl हो गया, NaCl हो गया, H2SO4 हो गया सब। लेकिन इसमें कार्बन भी है ना, तो ये इतने अच्छे से डिसॉल्व नहीं होता है, तो इसको हम लोग नॉन पोलर कंपाउंड में डिसॉल्व करवाते हैं। तो ये किसमें डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर में। नॉन पोलर मतलब कार्बन से बना हुआ सॉल्वेंट, जैसे Rx is soluble in non polar solvent। ठीक है, वाटर क्या है, पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट, ठीक है ना, जिसमें घुलता है कोई भी चीज। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट का नाम याद कर लो 2-3, जैसे CCl4 हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड। बेंजीन हो गया, C6H6, इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन। ये क्या है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या क्लियर है। तो इसमें ये अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखो, एक MCQ में कैसा पूछेगा, देखो ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये बेंजीन है, उसके ऊपर क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन, ये क्लोरीन यहाँ पे है, एक मेटा पे है और दूसरा पैरा पे है। ठीक है, ये 3 बना दिया। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ऑब्जर्व करो। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका है 453 और इसका है 446 और इसका 448 है। तो देखो यहाँ पे क्लोरीन के लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होगा। क्यों, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 18 है, 17 है, तो 2,8,7। तो देखो 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 6 7, तो ये दोनों क्या है, लोन पेयर है। ये इसके साथ बॉन्डिंग किया है, यहाँ तो क्लियर है। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है ना, ठीक है, इसके भी लोन पेयर होंगे, तो इनके बीच में बहुत ज्यादा रिपल्सन होगा। ठीक है,
तो इसका बॉइलिंग पॉइंट देखो कितना ज्यादा है, सबसे ज्यादा इसी का है ना, पास पास में, इसलिए ये थोड़ा सा दूर गया ना, लोन पे तो नहीं है, तो देखो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा, क्योंकि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग भी होता है, ऑर्थो एंड एक मिनट पैरा डायरेक्टिंग, ठीक है। तो देखो ये ऑर्थो होता है, ये मेटा होता है, इसका पैरा होता है, तो इसका इफेक्ट यहाँ बहुत कम है, समझा, इसलिए सबसे कम इसका बॉइलिंग पॉइंट। ये दोनों का डायरेक्ट कनेक्शन है ना, पैरा पैरा पोजीशन है, तो ये मिडिल में आता है, तो 1 नंबर पे ये आएगा, सेकंड नंबर पे ये, और थर्ड नंबर पे ये, तो ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है, 1 फिर 2 फिर 3, समझा। चलो यहाँ तक लिखो, फिर नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, जो लाइट को राइट या लेफ्ट साइड रोटेट कर सकते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन हेलोजन डेरिवेटिव, ठीक है। तो देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिक मतलब क्या होता है, लाइट होता है ना, तो जो अपना ऑर्डिनरी लाइट है उसका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, ठीक है ना, वो कोई भी डायरेक्शन में मूव करता है, ये आपका ऑर्डिनरी लाइट हो गया, तो इसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लाने के लिए हम लोग उसको एक प्रिज्म से पास करते हैं, उसका नाम है निकोल प्रिज्म, ठीक है। तो ये क्या करता है, लाइट को एक डायरेक्शन में लेकर आ जाता है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसको हम लोग प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, EPL, यहाँ क्लियर है। तो ये निकोल प्रिज्म से, तो ये क्या बोलता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म मतलब क्या होता है, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, उसमें जितने आइटम्स होंगे सब सेम होगा, लेकिन उसका ओरिएंटेशन अलग अलग होगा, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, उसको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो देखो ये लाइट को राइट साइड और लेफ्ट साइड रोटेट करता है, देखो अगर मैं एक प्लेन मिरर ले लूं, घर में जैसे देखते हैं, तो ये कार्बन है, इसके साथ अटैच है मिथाइल और दूसरा है क्लोरीन, ठीक है। ये डार्क बॉन्ड है, डार्क बॉन्ड बोले तो ये अबव द प्लेन है, C2H5 है, और डाउन द इनवर्ड है तो ये है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच, ये क्या है, अबव द प्लेन, ये क्या है, बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन, ठीक है। और ये दोनों सेम प्लेन है, सेम प्लेन, ठीक है। याद क्लियर है, इसका मतलब समझाता हूँ, देखो ये पेन दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो है ना C2H5, ये नीचे है, ये अबव द प्लेन है, तो ऊपर C2H5, नीचे हाइड्रोजन है, ठीक है। और ये जो है ना, ये क्लोरीन और ये हाइड्रोजन सेम प्लेन में ऐसी लाइन कर रहा है ना, एक साइड से, यहाँ पे कार्बन है, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा क्लोरीन है और ये हाइड्रोजन है, क्लोरीन है ये, और ये CH3 है, ठीक है ना, और ये ऊपर वाला C2H5 है और नीचे वाला हाइड्रोजन है, समझा। तो ऐसे 3D में दिखेगा ना तुम्हें, ऐसे रोटेट करना, यूट्यूब पे देखना, ऐसे रोटेट करके बस घुमा के दिखा, ठीक है। तो अभी जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट होता है और ये मिरर से पास कर रहा हूँ, प्लेन मिरर से, तो हम लोग मिरर में जब देखते हैं, हम लोग ऐसे मिरर में खड़ा होता है, तो ये राइट हैंड लेफ्ट में दिखता है ना, और लेफ्ट राइट में दिखता है, तो उसी तरह से ये क्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा, हाइड्रोजन इधर आ जाएगा ना, मिरर में जाके देखना अपना, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट में दिखता है ना, तो ये तुम्हें रोटेट होते हुए ऐसे दिखेगा, तुम्हें ऊपर वाला और नीचे वाला सेम रहेगा, CH3 C2H5, ये यहाँ पे H आ जाएगा,
और यहाँ पे Cl। देखो Cl इधर आ गया, H इधर आ गया, तो मिरर में ऐसे ही दिखता है ना, ठीक है। और देखो एक कार्बन से डिफरेंट एटम अटैच है, देखो ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, ये इथाइल है, ये मिथाइल है, ठीक है ना। तो एक कार्बन से अगर 4 डिफरेंट एटम अटैच होगा तो उसको स्टार कार्बन बोलते हैं। स्टार बोले तो कायरल कार्बन, कायरल कार्बन। 4 डिफरेंट एटम को बोलते हैं, ठीक है। तो कायरल कार्बन क्या होता है, अगर एक कार्बन से डिफरेंट चारों एटम अटैच होगा तो उसको बोलते हैं, ठीक है। चलो यहाँ तक लिखो, फिर आगे बताओ, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट्स है वो याद कर लो, डिफिनेशन इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट पॉइंट है कायरल कार्बन एटम। तो फर्स्ट डिफिनेशन है कायरल कार्बन एटम, ठीक है। तो इसमें क्या बोलते हैं, कार्बन एटम इन अ molecule which carries 4 different groups or atoms which called कायरल कार्बन, कायरल कार्बन एटम, ठीक है। तो ये डिफिनेशन पता होना चाहिए, तो ये लिख दिया, ठीक है। पॉज करो, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो, ये फर्स्ट डिफिनेशन याद रखना। सेकंड है, तो ये एक यूनिक प्रॉपर्टी रखता है कायरल कार्बन। जैसे मिरर इमेज बनाया था ना, तो लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट में दिखा था ना, ठीक है। तो इसका एक यूनिक प्रॉपर्टी होता है, तो लिख लो, व्हेन a molecule contains one chiral atom, it requires a unique property, यूनिक प्रॉपर्टी, ठीक है। मतलब मॉलिक्यूल एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं करता है, ठीक है। तो इसके बाद लिखो, मॉलिक्यूल्स, समझाता हूँ, कैन नॉट सुपर इम्पोज परफेक्टली on its mirror image, ठीक है। is called chiral molecule, ठीक है। मतलब जैसे स्ट्रक्चर बना के दिया था ना आपको, ये मिरर है, ये मॉलिक्यूल के साथ ऊपर गया CH3, ये है Cl, यहाँ पे है ये C2H5, यहाँ पे डॉट डॉट गया, हो गया, कहाँ गया? बाहर ही कर था तो, यहाँ पे H है, बराबर है। फिर देखो इसका अगर मैं मिरर इमेज निकाल रहा हूँ, ठीक है, तो देखो ये लेफ्ट, राइट का लेफ्ट में, और ये देखेगा इधर, ठीक है। तो ये बनेगा ऊपर CH3, और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, राइट का लेफ्ट में दिखेगा ना H, और ये बनेगा आपका C2H5। तो इसको इसके ऊपर ढकेंगे तो नहीं ढकेगा ना, ये हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ मिलेगा, तो इसको बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल, ठीक है। मिरर इमेज, मिरर इमेज भी लिखो, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन लिखो हम लोग, हार्डनेस एंड कैरेलिटी। नेक्स्ट है हार्डनेस और
इसको कायरलिटी भी बोलते हैं, कायरलिटी, ठीक है। इसको हम लोग स्टार से भी रिप्रेजेंट करते हैं, स्टार से। जैसे ये कार्बन स्टार है ना, क्योंकि इसमें 4 डिफरेंट आइटम है, मिथाइल है, क्लोरीन है, इथाइल है, हाइड्रोजन। तो चारों डिफरेंट आइटम अटैच होंगे तो उसको स्टार कार्बन भी बोलते हैं, ठीक है। स्टार बनाना तो और अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में लिख लो, द रिलेशनशिप between a chiral molecule and its mirror image is similar to relationship between left hand and right hand, left hand and right hand, is called hardness, और chirality, ठीक है। यहाँ तक लिखो, फिर मैं नेक्स्ट बताता हूँ, ठीक है ना। तो इसको लेफ्ट हैंड बोलते हैं, इसको राइट हैंड बोलते हैं। डेफिनेशन है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को पहले बात आया था, जो लाइट को राइट या लेफ्ट रोटेट करता है ना, तो उसके बारे में लिख लो। तो द स्टीरियो आइसोमेरिज्म in which isomers have different spatial arrangement of groups or atom around a chiral atom is called ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो बताया था ना, एक कार्बन से चारों डिफरेंट एटम अटैच होगा। जैसे यहाँ पे CH3 था, Cl था, और क्या था यहाँ पे इथाइल था, यहाँ पे हाइड्रोजन था ना। तो ये कार्बन से 4 डिफरेंट एटम होगा, तो वो पावर रखता है कि लाइट को राइट या लेफ्ट रोटेट कर सकता है, उसको हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्लेन पोलराइज्ड लाइट का डिफरेंशियल, PPL भी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसमें जो लाइट होता है हर एक डायरेक्शन में मूव करेगा। ये जो अपना लाइट है ना, ऑर्डिनरी लाइट, ये तुम्हारा ऑर्डिनरी लाइट है, तो इसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चाहिए तो उसको निकल प्रिज्म से पास करता है, तो उसको प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलेगा, ठीक है ना। डेफिनेशन बताया था, ऑर्डिनरी लाइट का डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन लिख लो प्लेन पोलराइज्ड लाइट का, अ लाइट having oscillation only in one plane polarized light, plane perpendicular, ठीक है। तो देखो, तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट का मैं डिफिनेशन लिख देता हूँ, लाइट हैविंग ऑसिलेशन ओनली इन वन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन, ठीक है। एक डायरेक्शन में अगर ये मूव करेगा लाइट, तो उसको हम लोग प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, ठीक है, इज नोन एज प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है।
नेक्स्ट है ऑप्टिकल एक्टिविटी का, नेक्स्ट थर्ड है ऑप्टिकल एक्टिविटी, मतलब जो लाइट को रोटेट कर सकता है उसको बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, तो नेक्स्ट डिफिनेशन है ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, तो रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज नोन एज ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो लिख लो, द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस the property of substance by which it rotates plane of polarization of incident plane polarized light is known as optical activity। ठीक है, और जो कंपाउंड रोटेट करता है उसको ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें दो टाइप्स के हो सकते हैं, एक लाइट को राइट साइड रोटेट करेगा मतलब क्लॉकवाइज, और दूसरा लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो इसको नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको पॉजिटिव से, इसको डी से भी रिप्रेजेंट करता है, इसको एल से। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इसको लीवो रोटेटरी। तो उसका भी डिफिनेशन बता देता हूँ। डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है, डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस से। ठीक है, तो लिख लो, अ कंपाउंड which rotates the plane polarized light towards right is called dextrorotatory। ठीक है, और जो लेफ्ट साइड रोटेट करेगा उसको लीवो रोटेटरी बोलते हैं, उसको एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं और माइनस साइन से भी। तो ये लिख लो, सेम ही है, बस लेफ्ट हैंड यहाँ लेफ्ट डालना, तो इसको बोलते हैं लीवो रोटेटरी। स्पेलिंग ध्यान रखना, LEEVO, लीवो रोटेटरी। ठीक है, यहाँ पे TO है, वो लीवो रोटेटरी, इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं या नेगेटिव साइन से। तो ये डिफिनेशन लिख लो, अ कंपाउंड which rotates plane polarized light towards left is called लीवो रोटेटरी। ठीक है, ये लिखो।